दोस्तों, पार्ट 1 में हमने एक्ट की पृष्ठभूमि और तैयारी देखी। पार्ट 2 में हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को विस्तार से समझा। अब हम चलते हैं उस हिस्से की ओर जो अक्सर ओवरलुक्ड रहता है, लेकिन एक्ट की सफलता और असफलता दोनों में निर्णायक था। हम बात करेंगे वित्तीय प्रावधान, फाइनेंशियल प्रोविजंस, आलोचना और विरोध, क्रिटिसिज्म, एक्ट की सीमाएं, लिमिटेशंस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का वास्तविक अनुभव। 1935 एक्ट ने भारत की वित्तीय व्यवस्था पर कई नियम बनाए। मुख्य बिंदु 1, रेवेन्यू शेयरिंग, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच रेवेन्यू का विभाजन तय किया गया। प्रोविंसेस को कुछ ऑटोनॉमी मिली, लेकिन मेजर टैक्सेशन पावर सेंटर के पास थी। 2, ब्रिटिश एक्सपेंडिचर, ब्रिटिश ट्रूप्स का खर्च, क्राउन एम्प्लॉइज का वेतन, रेलवेज और कम्युनिकेशंस। 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935, मॉनेटरी कंट्रोल, क्रेडिट रेगुलेशन। इनिशियल पॉलिसीज ब्रिटिश इंटरेस्ट्स के अनुरूप, यानी आर्थिक शक्ति पूरी तरह भारत में नहीं थी। प्रोविंसेस ऑटोनॉमी महसूस कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर और ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास था। 1935 एक्ट में माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गईं। मुस्लिम्स, सिख्स, डालट्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, विमेन के लिए रिजर्व्ड सीट्स। स्पेशल इंटरेस्ट्स, यूनिवर्सिटीज, लेबर, कॉमर्स, इम्पैक्ट। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, लेकिन समाज में डिविजन्स भी बढ़े। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी व्यवस्था कहा, जिन्ना ने इसे माइनॉरिटीज के अधिकार सुनिश्चित करने वाला माना। इससे एक्ट की आलोचना शुरू हुई। आधिकारिक रिप्रेजेंटेशन तो है, पर जनता की असली आवाज नहीं। कांग्रेस का दृष्टिकोण, फेडरेशन असफल रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स ऑप्शनल थे। गवर्नर और वाइसरॉय के रिजर्व पावर्स अत्यधिक थे। सेंटर में रियल पावर ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास थे। कम्युनल इलेक्टोरेट्स देश को तोड़ देंगे। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण, माइनॉरिटीज की सुरक्षा पर्याप्त नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जरूरी, फेडरेशन का डर, मेजॉरिटी डोमिनेशन। आलोचनाओं का सार, एक्ट जनता को पूरी आजादी नहीं देता, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और कंट्रोल्ड सेल्फ गवर्नमेंट देता है। 1, फेडरल इंडिया का निर्माण नहीं हो पाया। प्रिंसली स्टेट्स शामिल नहीं हुए, फेडरेशन थियोरेटिकल ही रह गई। 2, सेंटर स्टेट टेंशंस, गवर्नर्स और वाइसरॉय के पावर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। बजट और फाइनेंस पर फाइनल अथॉरिटी सेंटर के पास। 3, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का अनुभव, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी थी, लेकिन गवर्नर के वीटो पावर्स ने सीमित किया मिनिस्टर्स को रियल डिसीजन मेकिंग में बाधाएं। 4, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, आईसीएस ऑफिसर्स की शक्ति बनी रही, पॉलिटिकल लीडर्स केवल एडवाइजरी रोल में। इससे स्पष्ट हुआ एक्ट अधूरा, जटिल और विवादास्पद था। 1937 में एक्ट के अनुसार प्रोविंसेस में चुनाव हुए। कांग्रेस ने अधिकांश प्रोविंसेस में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग कुछ स्टेट्स में जीतने में सफल। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का अनुभव शुरू हुआ। गवर्नर्स और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ने पावर डायनामिक्स बनाए रखा। निष्कर्ष, जनता ने पहली बार चुनाव और नेतृत्व का अनुभव लिया। एक्ट ने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव दिया, लेकिन फेडरेशन थियोरेटिकल ही रहा। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने देखा कि फाइनेंशियल प्रोविजंस ने सेंटर को कंट्रोल दिया, माइनॉरिटीज और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ने विवाद बढ़ाया, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस ने एक्ट की अधूरी प्रकृति दिखाई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के वास्तविक अनुभव ने नेताओं को शासन का प्रशिक्षण दिया, यानी एक्ट ने अधूरा फ्रेमवर्क दिया, लेकिन इसकी प्रक्रिया ने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और प्रशासनिक क्षमता तैयार की। अगले और अंतिम पार्ट में हम देखेंगे एक्ट की लेगेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में योगदान और अंतिम संदेश।